गाइस वेलकम बैक टू माय क्लास। और मैं हूँ ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने जो सीरीज़ हम लोग कर रहे थे वो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने जो 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है राजा रवि वर्मा। एक सेकेंड, सॉरी, ये ऑप्शन लिखा हुआ है। हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन लिखा है कृष्ण और बलराम कैनवास पर टेम्परा चित्र किसका है। कृष्ण और बलराम कैनवास पर माध्यम देखेंगे क्या दिया गया है, टेम्परा दिया गया है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपको ऑप्शंस दिए उनमें आपको ये देखना है कि टेम्परा माध्यम मेन किसका था। तो चित्र की बात करें, कृष्ण और बलराम टेम्परा माध्यम है, वो भी कैनवास पर। चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का माध्यम क्या था? ऑयल कलर में इन्होंने पेंटिंग की थी। जैमिनी राय का माध्यम क्या था? इन्होंने टेम्परा में काम किया था। तो जाहिर सी बात है टेम्परा इनका माध्यम हो गया। चितेंद्रनाथ मजूमदार वॉश के चित्रकार थे। ठीक है, आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, टेम्परा, क्योंकि हमें यहाँ से मिल गया है। इन्होंने ही कृष्ण और बलराम का चित्र बनाया था। किस पर बनाया था? कैनवास पर, टेम्परा में बनाया था। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से किस काल में संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग किया गया था? तो देखिएगा, संकीर्ण रिलीफ की बात की जा रही है, ये क्या है और कौन सी कला है। तो पहले संकीर्ण रिलीफ के अर्थ को आपको जानना होगा। तो रिलीफ जो मतलब हम बात कर रहे हैं रिलीफ पेंटिंग की, तो रिलीफ एक प्रकार की नक्काशी है जिसमें परत को खुरच कर या उकेर कर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बात की जा रही है कि इसका बहुत अधिक प्रयोग जो हुआ था वो किस में हुआ था। तो है जापानी कला, मिस्र की कला, चीनी कला या शुंग कला। तो रिलीफ, संकीर्ण रिलीफ का जो काम हुआ था वो मिस्र की कला में सर्वाधिक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है? क्वेश्चन देखेंगे दोबारा से। क्वेश्चन है अजंता की किस गुफा के गर्भगृह में, गर्भगृह क्या है? जहां पर प्रतिमा स्थापित होती है, क्योंकि अजंता में दो प्रकार की गुफाएं बनी थी, चैत्य और बिहार। यहाँ से हम बात करेंगे गर्भगृह के मध्य में धर्म चक्र प्रवर्तन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो बनी है वो कहाँ है? गुफा संख्या 4 में, गुफा संख्या 6 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 19 में। तो ये बुद्ध की जो प्रतिमा है धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में, ये गुफा संख्या 4 में बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं? मिर्जापुर की किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं? श्यामला की पहाड़ियों में, कबरा पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में। तो मिर्जापुर में जो गुफा चित्र हमें मिलते हैं वो कैमूर की पहाड़ी में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे, आगे भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महामहिष का चित्र 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा कहाँ अंकित है? क्वेश्चन है महामहिष के चित्र की बात की जा रही है कि महामहिष का चित्र है, माप दे रखी है, 10 फीट लंबाई है, 6 फीट चौड़ाई है। तो ये चित्र कहाँ अंकित है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन देखेंगे। पहला है मिर्जापुर की कैमूर की पहाड़ी में, दूसरा है होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में, भीमबेटका की पहाड़ी में, और चौथा है सतपुड़ा की पहाड़ी में। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर है, ये जो चित्र हमें मिलता है होशंगाबाद में आदमगढ़ की पहाड़ी से। यहाँ से हमें विशाल चित्र मिले हैं, जैसे 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा महामहिष का चित्र मिला है। यहाँ से हमें हाथी का चित्र भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अभी फिलहाल महामहिष के चित्र की बात की जा रही है, तो महामहिष का जो विशाल चित्र है ये हमें होशंगाबाद की आदमगढ़ की पहाड़ियों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायिकाएं अथवा संगीत मंडली, जो गायिका है या संगीत मंडली है उसके बारे में पूछा गया है कि बाघ की किस गुफा में चित्रित है। तो गायिकाएं या संगीत मंडली का जो दल है वो चित्रित किया गया है किसमें? ऑप्शन नंबर ए है गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 5 या गुफा संख्या 6। तो गायिकाएं अथवा संगीत मंडली का जो बाघ गुफा की गुफा संख्या 4 में ये दृश्य चित्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन कला, यानी हम पाल शैली की और जैन शैली की बात कर रहे हैं, तो इनमें कौन सी विशेषता नहीं है? मतलब पाल शैली के चित्रों में और जैन शैली के चित्रों में कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर बात की जा रही है चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव था। चित्रों में लय और तथा गतिपूर्ण थे, जो चित्र थे वो लय अथवा गतिपूर्ण थे। थर्ड ऑप्शन है चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव था, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा विशेषता नहीं है पूछा गया है।
तो नहीं है का मतलब है कि इनमें जो विशेषता नहीं थी वो चित्रों में और चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव था। तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि चित्रों में वहाँ पर भावों का भाव नहीं थे, मतलब लय भी था, गति भी थी, भाव नहीं थे। तो आंसर इस प्रकार से आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन चित्रित है? किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन चित्रित है? राधा, बनी ठनी, ललिता या उमा। यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि इनमें कौन चित्रित है, तो किशनगढ़ शैली में बनी ठनी को चित्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के चित्र किस शैली में हैं? मुगल, पहाड़ी, कछवाहा या कंपनी। जयपुर के चित्रों की बात की जा रही है, जयपुर के चित्र किस शैली में हैं? तो देखिएगा, जयपुर के जो चित्र बनाए गए हैं वो मुगल शैली में, पहाड़ी शैली में, कछवाहा या कंपनी में। तो ये जयपुर के जो राजा थे वो क्या थे? कछवाहा राजवंश से संबंधित थे। तो जयपुर के राजा कछवाहा वंश से संबंधित थे, तो आंसर हो जाएगा ये बी। इसमें क्रम हो सकता है गड़बड़ हो, बट हमें क्रम नहीं देखना, यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा आंसर है वो किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चाहे हम बी कह सकते हैं या सी कह सकते हैं, जो भी है। फिलहाल हम शब्द पर ध्यान देंगे, कछवाहा राजवंश की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जयपुर के जो राजा थे वो कछवाहा राजा कहलाते थे, कछवाहा वंश के थे। नेक्स्ट है, राग रागनी चित्र किस शैली में अधिकता से बनाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत अधिक मैंने देखा है आता है कि राग रागनी का सर्वाधिक अंकन कहाँ हुआ है या किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, मुगल शैली, और किस प्रकार से हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी देखिए, राग रागनी का जो अंकन हुआ है वो राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, राग रागनी का अंकन राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ। कैसे हुआ? राग रागनी का जो अंकन जिस प्रकार से हुआ है, तो आप देखेंगे संगीत से संबंधित चित्रों को राग रागनी कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे ढोला मारू की कथा आती है, तो ढोला मारू की जिस समय कथा का वर्णन किया गया है, तो ढोल मरवरी ने जो दोहे गाए थे तो उनको गाया गया था, राग और सुर में गाया गया था। तो राग रागनियों का अंकन हुआ, मतलब रागनी उसको लिख कर दी गई थी। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं क्योंकि राजस्थानी शैली में आती है, जहाँ पर भी राधा और कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो राधा कृष्ण के नृत्य का वर्णन है, तो जिस तरह के वर्णन को वहाँ पर चित्रित किया गया है वो राग रागनी से संबंधित वर्णों को ज़्यादा चित्रित किया गया। तो इसलिए राजस्थानी शैली में जो सर्वाधिक चित्र बने थे वो राग रागनी के बने थे। ठीक है, राग रागनी के चित्र अधिकता से जो बनाए गए थे वो राजस्थानी शैली में बनाए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज भी यही क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयन यानी पोत का संबंध किससे है? तो वयन यानी पोत होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम इस पे ऑप्शंस पर चलते हैं। वयन जो है एक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स है, यानी पोत टेक्सचर इसको हम कहते हैं। ठीक है, टेक्सचर से आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे वस्तुओं से है, वस्तुओं की आंतरिक रचना से है, वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से है, वस्तुओं से व्याप्त अलंकरण से है। तो वस्तुओं से बिल्कुल नहीं है, वस्तुओं की आंतरिक संरचना से भी नहीं है, और वस्तुओं में व्याप्त अलंकरण से भी नहीं है। ये जो है टेक्सचर यानी पोत को हम कैसे मतलब पता लगाते हैं? तो इसको टच करके हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है दृश्य कला का एक तत्व है, वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से है। तो बाहरी त्वचा को ही आप टच कर सकते हैं, यानी उसकी जो लेयर होती है उसको आप टच करके बता सकते हैं कि खुरदरा है, चिकना है, क्योंकि पोत जो है वो कैसा भी हो सकता है, खुरदरा और चिकना भी हो सकता है। इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में स्थिति लाघव क्या होता है? ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई या इनमें से कोई नहीं। आपका आ जाएगा कि स्थिति लाघव मतलब एक हम मोटाई दिखाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो उसकी जो मोटाई होती है स्थिति लाघव उसको कहा जाता है, यानी आंसर यहाँ पर भी आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र में कितनी भूमि ग्राउंड्स होते हैं? 1, 2, 3 अनंत। एक चित्र में कितनी भूमि ग्राउंड्स होते हैं? तो ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं और चित्र की हम लोग बात कर रहे हैं। ये भूमि ग्राउंड्स जो होता है वो चित्र को पहचानने की बात की जाती है। तो यहाँ पर इसमें 3 भूमि ग्राउंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 भूमि ग्राउंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग करते हैं? तो देखिएगा, यहाँ से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहली है शुष्क, दूसरी है गीली,
तीसरी है बिना प्लास्टर के, मध्यम, चौथा है मध्यम शुष्क। अब यहाँ से मैं आपको दो प्रकार की भित्ति के बारे में आज बताने वाली हूँ। जैसे पहले आप देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे हर एग्जाम में मैं कहूँगी कि टेक्निक पूछी जाती है और ये टेक्निक से प्रश्न आया हुआ है। तो टेक्निक क्या है? फ्रेस्को शेको की बात की गई है। अब फ्रेस्को के कुछ प्रकार हैं। जैसे यहाँ से मैं बोलूँ कि फ्रेस्को ये भित्ति चित्रण है, ठीक है। भित्ति को हमने क्या कहा? हमने फ्रेस्को कहा, ठीक है। फ्रेस्को के दो प्रकार होते हैं, एक होती है फ्रेस्को ब्यूनो, एक होती है सेको, ठीक। इसके दो प्रकार होते हैं। ये ब्यूनो होती है गीली भित्ति, ये होती है सूखी भित्ति। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा सूखी, यहाँ पर मैंने कहा गीली, तो ये दो चीजें हैं। जैसे इसका आंसर क्या है? शुष्क है। सेको का मतलब सूखी भित्ति। तो ब्यूनो का मतलब ऐसे नहीं कि पानी टपक रहा है इतनी गीली। ब्यूनो का मतलब होता है नम भित्ति, जिसका प्रयोग जयपुर की भित्ति चित्रण में किया गया है। इटालियन फ्रेस्को में के जो कला है वो वहाँ से आती है। तो जयपुर में मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा सा वहाँ पर डिटेल। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर जो समझाने वाली हूँ, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। टेम्परा का प्रयोग किया जाता है इनमें। इसमें क्या खास बात है? ब्यूनो में कलाकार तब तक काम करता है जब तक भित्ति नम रहती है, मतलब पानी टपकती हुई भित्ति है उस पर नहीं बनाया जाएगा। गीले का मतलब पानी टपकना नहीं है, गीले का मतलब है उसके अंदर नमी होना चाहिए, राइट। सेको का मतलब है भित्ति सूखी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ड्राई हो गई है, उसमें दरारें पड़ गई हैं ड्राई होके, ऐसे भी नहीं। मतलब भित्ति को छाँव में सुखाया जाता है, छाँव में सूखने का हम इंतजार करते हैं, उसके बाद इसमें रंग भरना शुरू करते हैं, आकृति बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने बात की है कि ये जो ब्यूनो है इसमें कलाकार तभी तक काम करता है जब तक भित्ति नम रहती है। जहाँ से भित्ति ड्राई होना शुरू हो जाती है तो आप काफ़ी सारे चित्रों को देख सकते हैं, जो प्राचीन चित्र हैं उनको वहीं पर छोड़ना पड़ा कलाकार को, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से काम किया जाता है भित्ति सूखने के डर की वजह से। भित्ति सूख गई, उसके आगे आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पर सेको की जो टेक्निक है वो सूखने के बाद शुरू होती है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर सेको का मतलब है शुष्क यानी सूखी भित्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग आपको अजंता में दिखाई देता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, लय का संबंध किससे है? लय यानी गति क्रम से है, रेखाओं से है, भावों से है या अलंकरण से है। तो गति का जो संबंध है वो लय का जो संबंध है वो किससे है? गति के क्रम से है। कंटिन्यूअसली गति हो रही है, लय हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवाहक यानी व्हीकल का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है? ऑयल कलर में, वाटर कलर में, पेस्टल कलर में, जल कलर में या टेम्परा कलर में? व्हीकल की बात की जा रही है। अब ये व्हीकल क्या है? तो व्हीकल का जो मतलब है, जैसे आप रंगों को लगा रहे हैं स्पैटुला के माध्यम से, ब्रश के माध्यम से आप लोग लगा रहे हैं, तो किसी माध्यम के थ्रू लगाना रंगों को वो व्हीकल कहलाता है। तो यहाँ पर हम तेल रंगों को जो है स्पैटुला से लगाएंगे या फिर हम लोग लगाएंगे ब्रश से, तो ये भी नहीं है। वाटर कलर को भी सेम ऐसे ही लगाया जाएगा, ठीक है। टेम्परा को भी ऐसे ही लगाया जाता है। पेस्टल है जो डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, ड्राई कलर होते पेस्टल को डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा रंग मुख्य मतलब प्राइमरी कलर है? तो प्राइमरी कलर बहुत इजी आप लोगों के सामने क्वेश्चन है ही, बी है, प्राइमरी कलर है यानी नीला रंग है, प्राइमरी है, बाकी प्राइमरी कलर नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? तो षडंग जो है श्लोक के माध्यम से आता है, तो तत्व षडंग में नहीं है, पूछा गया है। और प्रमाण है, अंतराल है, लावण्य है या रूप भेद है? रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिकाभम इति चित्र षडंगम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंतराल जो है मतलब प्रमाण भी इसमें आ रहा है, लावण्य भी आ रहा है, रूप भेद शुरू में आ रहा है, अंतराल इसमें कहीं से कहीं तक षडंग में नहीं आता है। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? तो ताल से जो है पहले नापा जाता था, स्केल नहीं होता था पहले, तो किस प्रकार से नापते थे? ताल से मापते थे। ताल को एक माप बना लिया जाता था, तो ताल इकाई में एक माप थी
सिर माप थी। तो सप्तताल, अष्टताल, 9 ताल या 12 ताल। तो जो आदर्श मनुष्याकृति है, आदर्श मनुष्याकृति के लिए यानी उत्तम मनुष्याकृति के लिए 9 ताल यानी 9 ताल एक आपके निर्धारित माप को रखा गया था। तो 69 का आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के, आखेट के, मनुष्यों के, पक्षियों के। तो सर्वाधिक चित्र जो हमें मिले हैं वो आखेट के मिले हैं। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? डेंजरफील्ड को, अलेक्जेंडर को, स्टेला क्रैमरिस को या मिस्टर मुरे को? बादामी गुफा की खोज का जो श्रेय है वो आपका जाता है स्टेला क्रैमरिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। स्पेन की अल्टामीरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा यानी बाइसन की बात करें तो स्पेन की जो अल्टामीरा गुफा है उसमें सर्वाधिक जो चित्र हमें दिखाई देता है यानी बाइसन की बात कर रहे हैं, जंगली भैंसे की हम बात कर रहे हैं, जो हमें सबसे अधिक दिखाई देता है। मतलब सर्वाधिक जो चित्र हमें दिखाई देते हैं वो बाइसन के चित्र हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। 1958 ईस्वी में भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा की खोज के बारे में पूछा गया है। सर्वप्रथम खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? राय कृष्णदास, रामचंद्र शुक्ल, BS वाकनकर या नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर बात करेंगे हम BS वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज 1958 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। 75 एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। तो अजंता एलोरा क्योंकि बोला जाता है साथ में ये गुफाएं हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगी मारा के चित्र बने हैं किस पर? छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया हुआ है ये चित्र कहाँ बने? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है जोगी मारा का। मोस्टली लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। जोगी मारा के जो चित्र बने हुए हैं वो बेसिकली किस पर बने हैं? छत पर बनाए गए हैं। भित्ति चित्रों की शुरुआत जो है जोगी मारा से हुई थी और ये चित्र हमें छत पर बने दिखाई देते हैं। इन चित्रों की हाइट इतनी कम है कि आप छूकर आराम से इनको टच कर सकते हैं, जिसके कारण ये आज चित्र छत विछत यानी खराब हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? म्यूरल, फ्रेस्को, तेल, ग्राफिक। सबसे बड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। अजंता का माध्यम यहाँ पर पूछा गया है। चलिए अजंता के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने अभी बात की थी पीछे क्वेश्चन में, अजंता चित्रकला का माध्यम पूछा गया है। जैसे म्यूरल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग, ऑयल कलर, ग्राफिक। तो ये तो आपको पता है ना, तो ऑयल कलर है ना ग्राफिक है। अब म्यूरल पेंटिंग है कि फ्रेस्को पेंटिंग है? मैंने बताया था कि यहाँ पर अजंता में जो प्रयोग किया गया है वो शुष्क भित्ति का किया गया है। ठीक है, शुष्क भित्ति यानी सेको भित्ति के फ्रेस्को के अंतर्गत आती है। मतलब माध्यम क्या हो गया? फ्रेस्को इसका माध्यम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अधिकांशतः आधारित है हिंदुत्व पर, ब्राह्मण पर, शैव पर या हैं वो अधिकांशतः बौद्ध धर्म पर आधारित है। ठीक है, डी हैं। जैन अभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताने हैं कि आखिर जैन चित्रकला के यानी अभ्रंश चित्रकला थी, जैन उसका धर्म था। तो इनका हमें बताना है। पहला है पंचदशी, दूसरा है धम्मपद, तीसरा है कामसूत्र, चौथा है कल्पसूत्र। तो जैन और अभ्रंश चित्रकला के जो आप देखेंगे प्रसिद्ध जो स्रोत हैं, मतलब इनके स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हमें इन चित्रकला के बारे में पता चलता है, तो वो है आपका कल्पसूत्र के माध्यम से ही हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जो कागज पर चित्रों की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी? अब आप ये जानते हैं बूंदी, किशनगढ़, अलवर या कोटा। तो राजा उम्मेद सिंह कोटा शैली के सबसे सशक्त राजाओं में से एक थे और सबसे ज़्यादा शासन भी इन्होंने किया था और कोटा शैली के राजा कहलाते हैं। इनका जो विषय था वो इन्होंने आखेट से संबंधित चित्रों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल का, अपभ्रंश और किशनगढ़ का,
राजस्थानी पहाड़ी का, जयपुर या ईरानी का। राजपूत चित्रकला के बारे में पूछा है, यानी राजपूत शैली के बारे में पूछा है। तो राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? देखिएगा, राजपूत शैली राजस्थानी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा समझा देते हैं पहले। देखिएगा, राजपूत शैली की बात की जा रही है तो आपने देखा होगा अक्सर, मतलब पढ़ा भी होगा जितना अभी तक पढ़ा है, कि जो राजपूत राजा थे मतलब वो राजस्थानी में भी थे और पहाड़ी में भी थे। इस कारण आप जानते हैं कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इनके स्टार्टिंग में जब इनके चित्रों को खोजा गया था तो दोनों चित्रों की पहचान करना भी इसीलिए मुश्किल था। दोनों ही हिंदू राजा थे और दोनों ही राजपूत राजा थे। सर्वाधिक जो शासन किया है यहाँ पर राजस्थानी में भी, पहाड़ी में भी, और राजपूत राजाओं ने ही किया है। तो राजपूत शैली, इसी कारण इन दोनों शैलियों को राजपूत शैली भी कहा जाता था। तो कौन सी शैली होगी? राजस्थानी और पहाड़ी, यानी आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, या इनमें से कोई नहीं। अब रंगों की बात की जा रही है तो मुगल शैली में जो रंग बनाए जाते थे वो खनिजों से बनाए जाते थे, खनिज से बनाए जाते थे, तब उनका उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में हिंदू विषय का पोषक कौन था? सबसे ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है। तो हिंदू विषय का पोषक एक ही राजा था, अकबर, जिसने हिंदू ग्रंथ से संबंधित चित्रण कार्य भी अपने राज्य में शुरू कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। 84 है, महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया था? किशनगढ़ शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, या राजपूत शैली? तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया था? तो महाराजा संसार चंद ने पहाड़ी शैली को संरक्षण दिया था। किस शैली में थे? पहाड़ी शैली में महाराजा संसार चंद थे। नेक्स्ट पर हम चल लेते हैं। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध कौन सा है? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना या दिल्ली? यहाँ पर कंफ्यूजन आपकी बढ़ सकती है। तो कंपनी शैली की अगर मैं बात करूं, दो ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत जो हुई थी वो मुर्शिदाबाद से हुई थी, लेकिन प्रमुख केंद्र जो बन गया था इसका वो पटना बन गया था। और हमसे पूछा क्या है? हमसे शुरुआत नहीं पूछी, क्वेश्चन पूछा है भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है ना, मुर्शिदाबाद देना है या पटना देना है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने बताया था आंसर जो छिपा होता है वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है। तो प्रमुख केंद्र पूछा है, प्रमुख केंद्र पटना। अगर शुरुआत पूछता तो हम आंसर करते ए, यानी मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से धरातलीय अलंकरण मणिकुट्टम मोज़ाइक कार्य किस शैली की विशेषता है? गोथिक, बाजेंटाइन, बरोक, पुनरुत्थान? छोटे छोटे रंगीन कांच के खिड़की या दरवाजे हम कह सकते हैं। तो मणिकुट्टम यानी मोज़ाइक आर्ट, इस तरह से छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को लगाया गया था, रंगीन कांच के टुकड़ों को, वो किस शैली की विशेषता है? तो ये आप देखेंगे, ये बाजेंटाइन कला की विशेषता है। किसकी विशेषता है? रंगीन कांच के टुकड़े, बाजेंटाइन। तो धरातल का जो अलंकरण है वो बाजेंटाइन कला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने 1849 ईस्वी में लॉरेंजो तथा इसाबेला कैनवास पर तेल चित्र बनाया था जिसकी बहुत प्रशंसा की गई थी? तो देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है जोशुआ रेनॉल्ड्स, दूसरा है जॉन एवरेट मिलेस, तीसरा ऑप्शन है आपका पिकासो एंड चौथा ऑप्शन है वॉन गोग। तो आंसर आपका आ जाएगा जॉन एवरेट मिलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शती के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला है वह कौन सा है? गोथिक, रोमांसवाद, नव शास्त्रीयतावाद या फिर यथार्थवाद? 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला था, तो वो आंसर था नव शास्त्रीयतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलैंड के किस चित्रकार ने रात्रि के प्रहरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, द नाइट वॉच क्वेश्चन पूछा गया है कि कृति किसने चित्रित की थी? रिबेरा, रेम्ब्रा? ये रेम्ब्रा होगा। निकोलस पुसिन या हॉल? तो ये कृति आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बी, यानी रेम्ब्रा आ जाएगा। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो बरोक चित्र शैली का रूबेंस था, ड्यूरर था, कुर्बे था या दोमिये था? बरोक चित्र शैली का चित्रकार कौन था? बरोक शैली का प्रमुख चित्रकार रूबेंस था, ठीक है, जिसने बरोक शैली में काम किया। नेक्स्ट है रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियन द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मैडोलिन वादक, द थ्री फिलोसफर, चारागामी संगीत या द टेम्पेस्ट? तो इसका जो प्रसिद्ध चित्र है आप देखेंगे जॉर्जियन द्वारा प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था, रहस्यात्मक चित्र इसको कहा गया था, और ये चित्र था आपका द टेम्पेस्ट। आंसर क्या आ जाएगा? द टेम्पेस्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनस का जन्म, जो कि बहुत ही फेमस चित्र है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, टीजीटी पीजीटी चाहे कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन आया हुआ है। वीनस का जन्म 1484 से 1486 शीर्षक चित्र, जिसके मध्य में कोमलांगी कामिनी के रूप में प्रेम की देवी वीनस को समुद्र में से प्रकट होते दिखाया गया है, मतलब जन्म होते दिखाया गया है। तो ये इसके चित्रकार कौन है? बोत्तिचेल्ली, पिएरा डेला फ्रांसिस्का, पाओलो उच्चेलो, फिलिप्पो लिप्पी? किसका चित्र है ये? बोत्तिचेल्ली ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले का 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन था? डोनाटिल्लो था, बैराच्चियो था, आंद्रिया मांतेना था या इनमें से कोई नहीं था? तो आंसर बताएंगे इसका, देखेंगे फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी था और माइकल एंजेलो से पहले का जो सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिल्पी कहलाता है वह है डोनाटिल्लो, ठीक है। डोनाटिल्लो की प्रसिद्धि माइकल एंजेलो से पहले की है। और ये जो है जैसे रेनेसेंस आर्ट के 2 पार्ट्स थे आपके, एक अर्ली रेनेसेंस और एक हाई रेनेसेंस। डोनाटिल्लो जो है वो अर्ली रेनेसेंस का आर्टिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लियोनार्डो दा विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र कौन सा है? अंतिम भोज, मोनालिसा, एथेंस का विद्यालय, स्टेज? तो लियोनार्डो दा विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र जो है वो कौन सा था? मोनालिसा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और इसमें बेसिकली आप जानते हैं इसको 3D इफेक्ट के साथ बनाया गया है, त्रिआयामी प्रभाव के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? राज कपूर, सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा नाम जोकर राज कपूर की फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक फोटोग्राफर कौन है? प्रसून जोशी, शाहिद कपूर, प्रदीप सरकार या अविनाश परसिया? तो देखिएगा ये है निम्नलिखित में से एक फोटोग्राफर, मतलब इनमें से एक फोटोग्राफर की पहचान करनी है, जो आर्टिस्ट इनमें से एक फोटोग्राफर है। तो इनमें से अविनाश परसीजा जो है वो एक फोटोग्राफर रहे हैं। नेक्स्ट है सुल्तानगंज से प्राप्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राप्त बुद्ध की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? कहाँ से प्राप्त है? सुल्तानगंज से प्राप्त है। ये प्रतिमा कहाँ रखी गई है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम, लुव्र म्यूजियम पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो ये जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं, इस प्रतिमा को बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? सीरीग्राफी एक छपाई की प्रक्रिया है और ये किस छपाई में प्रयुक्त किया जाता है? लेटर प्रेस, ग्रेव्योर प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग या लिथोग्राफी? तो इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। किसके लिए सीरीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी स्केयर 1948 कांस्य प्रतिमा किसकी है? हेनरी मूर, अल्बर्टो जियोकोमेटी, कॉल्डर, माइकल एंजेलो? सिटी स्केयर प्रतिमा को पूछा गया है कि किसकी है। सिटी स्केयर जो प्रतिमा है आपकी वो है अल्बर्टो जियोकोमेटी, ठीक है, कांस्य में बनी हुई प्रतिमा है ये। और नेक्स्ट है शाहजहां का गुजरना, मतलब पासिंग ऑफ शाहजहां 1909 की कृति है, किसकी पेंटिंग है? अवनींद्र नाथ की, छितेंद्र नाथ की, नंदलाल बोस की या जैमिनी राय की? तो आप जानते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर ने मुगल चित्रों पर आधारित, मतलब मुगलों पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। तो ये कृति भी किसकी है? अवनींद्र नाथ टैगोर की है, ठीक है। किसकी है? अवनींद्र नाथ टैगोर की है। नेक्स्ट ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ हम फिर से लेकर आएंगे, तो ये थी आज की आपकी लास्ट सीरीज़।
नेक्स्ट में मैं उपस्थित मिलूँगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।